हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। प्यारे साथियों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलनों की। मुस्लिम सुधार आंदोलन, देखो, सुनो भाई, समझो इस चीज को, है ना। मुस्लिम समाज की यदि हम बात करें या मुस्लिम सुधार आंदोलन की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो मुस्लिम समाज में आधुनिक जो चेतना है वो बहुत धीरे धीरे आई और बहुत लेट आई। पहली बात, इसको अपन समझेंगे बहुत अच्छे से कि मुस्लिम समाज में आधुनिक चेतना आधुनिक चेतना देरी से आई। उसके पीछे कारण क्या है? मैंने एक लाइन लिखी है, मैंने कहा कि मुस्लिम जो समाज था, इस मुस्लिम समाज में आधुनिक चेतना देरी से आई और इसके पीछे सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? देखो, अब सुनो कहानी। भारत में जब अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, उस समय यहां भारत में जब शासन व्यवस्था थी, प्रारंभिक समय की यदि हम बात करें, प्रारंभिक समय की यदि हम लोग चर्चा करें तो वस्तुतः जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय यहां पर जो सत्ता थी भारत की, वो सत्ता जो है मुस्लिम समाज के पास में थी। मुगल शासन यहां पर संचालित हो रहा था। उससे पूर्व भी यदि हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत, लगभग एक तरीके से हम बात करें बहुत डिटेल में यदि हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी से लगभग मध्यकालीन भारत जिसको हम बोलते हैं, उस मध्यकालीन संपूर्ण काल में जो शासक थे वो मुस्लिम थे। वो शासक थे वो कौन थे? मुस्लिम थे। चाहे भारत में यदि हम चर्चा करें तो 712 ईस्वी में जब अरबों का पहला आक्रमण हुआ, यहीं से एक तरीके से हम मुस्लिम धर्म का अभ्युदय भारत में समझते हैं, मानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत के ऊपर आक्रमण करता है। वस्तुतः ये जो आक्रमण किया था, उस आक्रमण के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसके बाद गजनवी भी हालांकि लुटेरा आक्रांता था, लेकिन उसका भी ध्येय जो था एक तरीके से वो यही समझ सकते हैं कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार तो वो नहीं था एक तरीके से, लेकिन फिर भी वो लूटपाट करके यहाँ भारत से जाता है। लगभग 17 बार जो है उसने भारत के ऊपर क्या किए थे? आक्रमण किए थे। फिर जब गौरी भारत में आया तो उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था भारत में इस्लाम धर्म या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। आगे बात समझ क्लियर है? संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल से लेकर के लगभग 1857 तक का जो काल है वो एक तरीके से भारत में मुस्लिम साम्राज्य रहा। हालांकि इस दौरान मध्यकालीन भारत में कुछ अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय हिंदू राज्यों की स्थापना की गई थी। जैसे हम बात करें 14वीं शताब्दी की तो विजयनगर की स्थापना हुई थी, विशेष रूप से हरिहर और बुक्का ने की थी।
लेकिन ज्यादातर यदि हम बात करें, चर्चा करें, तो वहां पर उल्लेख यही मिलता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक तरीके से मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था। भारत में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगलों का जब आगमन हुआ 1526 में, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, आपको लोगों को पता होना चाहिए। इब्राहिम लोदी और बाबर ने पराजित किया, लोदी को मार डाला उसे, और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी 1526 में। 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक, क्योंकि 1857 में हम अंतिम जो मुगल सम्राट मानते हैं वो मानते हैं बहादुर शाह जफर को। तो यहां तक कि यदि हम शासन व्यवस्था की बात करें तो एक तरीके से पूर्ण रूपेण जो अधिकार रहा वो मुस्लिम शासकों का रहा। ये शासक थे, और इसलिए मुस्लिम समाज में एक चीज जो है रूढ़िवादिता ये थी कि ये अपने आप को ऐसा मानते थे, अंग्रेजों के बाद में भी। हालांकि 1707 औरंगजेब के बाद में मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज में जो पुनर्जागरण वाली स्थिति बात करें या आधुनिक चेतना की यदि हम बात करें, तो आधुनिक चेतना वो जाकर के 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी भी बोले तो कोई कतिपय गलत नहीं होगा, 19वीं शताब्दी में जो है जाकर के राजनीतिक चेतना तो खैर थी, आधुनिक चेतना जो थी वो 19वीं शताब्दी में आई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? कारण था क्योंकि मुस्लिम सत्ता का विस्तार था, यहां पर मुस्लिम सत्ता का विस्तार था, और मुस्लिम सत्ता का विस्तार होने के कारण ये जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अपने आप को समझते थे, यही समझते थे कि यार हम तो शासक हैं और हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हमें किसी भी प्रकार की सुधार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, विशेष रूप से बात करें तो बंगाल में जब जिस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन का जो है शिकंजा कसा, अंतिम मुगल बादशाह भी निर्वासित हो गए। तो इस स्थिति में थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें जो है उनके समझ में आने लगी। 1857 की जो क्रांति थी उसमें मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने मिलकर के एक तरीके से कुछ जगह जो है ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। अब इसके पीछे एक कारण और, क्योंकि मुस्लिम जो समाज है उस समय का, तत्कालीन जो मुस्लिम समाज था, ये कहीं ना कहीं ये भी समझता था कि वो अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। एक तरीके से शासन सत्ता हाथ में थी और दूसरी तरीके से उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन 1857 की क्रांति में जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों का दमन किया, उनके विरुद्ध दमनात्मक जब चीजें लागू की गई, तो इसलिए जो है उनको समझ में आया कि यार ये बात तो गलत है। और यही साथ ही साथ में जो है राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ, और उन्हें यह भी समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमें भी जो है अपने आप में और अपने समाज और अपने धर्म में सुधार करने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि उनमें राजनीतिक चेतना या आधुनिक चेतना की जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, तो वो बहुत देरी से आई। इसके पीछे कारण ये था। ठीक है, तो देखिएगा कि 1857 की क्रांति तक कारण क्या है कि 1857 की क्रांति तक मुस्लिम अपने आप को शासक के रूप में समझते थे। शासक के रूप में समझते थे।
लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, BIC द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, क्या लिखा है, BIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्रांति के बाद, क्रांति के समय मुस्लिम दमनात्मक कदम उठाए गए, मुस्लिम दमनात्मक कदम उठाए गए। और यही कारण था कि इसी कारण राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ, उसमें जो है विकास हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों के जो सहयोगी के रूप में मुस्लिम समाज जो था उस समय, मुस्लिम शासक जो हुआ करते थे, उनको ये लगा कि अंग्रेज किसी के नहीं है, अंग्रेज किसी के नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, धीरे 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 जो है अलगाव वाली स्थिति होती रही। साथ ही साथ देखो, अब तक अंग्रेज भी ये सोचते थे कि भारत में हमें कोई एक ऐसा पक्ष चाहिए, हमें कोई एक ऐसा पक्ष चाहिए जो हमारे सहयोगी के रूप में हो, जो हमारे सहयोगी के रूप में हो। आगे बात समझ में क्लियर है। और इसी सहयोगी के रूप में वो उन्होंने मुस्लिम शासकों को या मुस्लिम जो समाज था उसको अपने अधीन रखा। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ती गई, वैसे वैसे ये चीजें मुस्लिम समाज को भी समझ में आने लगी। लेकिन अंग्रेजों ने, आपको पता हो तो, फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया और इसी के तहत मुस्लिम और हिंदू भाइयों को जो है आपस में लड़ाना प्रारंभ रखा था। आगे बात समझ में क्लियर है। लेकिन यहां तक राजनीतिक जो सत्ता थी, वो राजनीतिक सत्ता इनसे छीनी जा चुकी थी 1857 तक, ठीक है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि इसीलिए जो है मुस्लिम समाज जो है पाश्चात्य शिक्षा से बचता रहा। 19वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम जो है आधुनिक शिक्षा की ओर मुड़े और मुस्लिम समाज में भी अनेक बुद्धिजीवी वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखिएगा कि राजनैतिक सत्ता, राजनैतिक सत्ता अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई, अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई, छीन ली गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक या 19वीं शताब्दी में समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। आगे बात समझ में। और इसी क्रम में पहले जो व्यक्ति आए बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, वो थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम किसकी, सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन की। किसकी बात करते हैं? अलीगढ़ आंदोलन की। लेकिन थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, सर सैयद अहमद खां के बारे में।
सर सैयद अहमद खां। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा इसको। यदि हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खां की, सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में 1817 में हुआ। कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 1817 में। क्योंकि मुस्लिम समाज, मुस्लिम जो वर्ग था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार था। और अंग्रेज भी, आगे हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में एक पुस्तक भी बताऊंगा मैं आपको। तो अंग्रेज भी जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि भारत का कोई ना कोई एक वर्ग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके रहे, और उनकी आड़ में जो है हम संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर क्या कर लें? अधिकार कर लें। 1839 ईस्वी तक सर सैयद अहमद खां जो है आगरा में क्लर्क हुआ करते थे। और जिस समय 1857 की क्रांति की गई थी, उस 1857 की क्रांति के समय ये अंग्रेजों के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में बिजनौर में क्लर्क हुआ करते थे। कहां पर? बिजनौर में क्लर्क हुआ करते थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। तो एक तरीके से अंग्रेजी सत्ता में उनका जो है मुख्य धारा से वो जुड़े हुए हैं। 1869 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे, और यहीं से वो जो है पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए। जब उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा के बारे में देखी चीजें, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा, अब समझना, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, कहीं ना कहीं उन्हें यह लगा कि हमारा जो मुस्लिम समाज है, ये मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो इसमें पाश्चात्य शिक्षा का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार होना अनिवार्य है। देखो, एक चीज और बताता हूं। अब तक जो हमने हिंदू समाज सुधार आंदोलन पढ़े, उनमें कहीं ना कहीं हमने थोड़ी जो ज्यादा जो चीजें देखी, उसमें एक चीज हमारी कॉमन थी कि पाश्चात्य शिक्षा की तरफ झुकाव था। और अब तक मुस्लिम समाज में जो थी वो रूढ़िवादी जो परंपराएं थी, वही परंपराएं चली आ रही थी। उनकी सनातन जो धर्म संस्कृति थी, उसी सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर टिके हुए थे। लेकिन पहली बार जब सर सैयद अहमद खां 1869 ईस्वी में इंग्लैंड गए, और वहां से जब उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के बारे में देखा, चीजें सीखी, तो उनको ऐसे लगा कि यार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार मुस्लिम समाज में भी होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी जो छवि बनी हुई है मुस्लिम समाज की, अंग्रेजों के प्रति कर्तव्य निष्ठता की या निष्ठ रूप में, वो छवि रहे, और मुस्लिम समाज में इंग्लिश या अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करके उन्हें शिक्षित करके उसी ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हुए, ध्यान से सुनना शब्दों को, उसी ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हुए मुस्लिम समाज का अभ्युदय होना चाहिए, मुस्लिम समाज का उत्थान होना चाहिए, और मुस्लिम युवा वर्ग को अधिक से अधिक नौकरियां मिलना चाहिए। वो आरक्षण वाली स्थिति चाहते थे मुस्लिम जो समाज में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। तो जब 1869 में जब जाकर के वापस ये भारत आए, तो भारत आने के बाद में इन्होंने मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया, और उन्होंने 2 लक्ष्य निर्धारित किए। क्या लक्ष्य निर्धारित किए? पहला लक्ष्य, चलिए बाद में बात करेंगे, पहले हम इतनी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ, जन्म 1817 ईस्वी में, जन्म 1817 ईस्वी में। कहां पर हुआ है? दिल्ली में, दिल्ली। (1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में आगरा में
क्लर्क के रूप में कार्य किया। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय वह अंग्रेजी सत्ता के अधीन, अंग्रेजी सत्ता में बिजनौर में क्लर्क का पद संभाल रहे थे। बिजनौर में क्लर्क के पद पर थे। अठारह सौ उनहत्तर ईस्वी में 1869 ईस्वी में इंग्लैंड गए। और पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए और पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए, संस्कृति के संपर्क में आए। वापस आकर भारत वापस आकर मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा हेतु अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु जबरदस्त आंदोलन चलाया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो ये हमने इनके प्रारंभिक जो जीवन था उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी। आगे की कहानी सुनो। भारत आने के बाद में उन्होंने 2 लक्ष्य निर्धारित किए। कौन कौन से 2 लक्ष्य निर्धारित किए? पहला लक्ष्य तो अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंध को ठीक करना। पहला लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंधों को ठीक करना। और दूसरा लक्ष्य जो उन्होंने रखा कि मुस्लिम समाज के युव वर्ग को पाश्चात्य शिक्षा से उन्हें शिक्षित करके अंग्रेजों के अधीन अधिक से अधिक नौकरी दिलाना। तो पहला ध्यान रखना कि 2 लक्ष्य निर्धारित किए। कौन से 2 लक्ष्य निर्धारित किए? नंबर 1, अंग्रेजों व मुसलमानों के आपसी संबंधों को ठीक करना।
और दूसरा, मुस्लिम युवा वर्ग को, मुस्लिम युवा वर्ग को शिक्षित कर। देखो वस्तुतः युवा शब्द नहीं होता, युव शब्द होता है, युव वर्ग होता है, ठीक है ना, युवा वर्ग नहीं होता। शुद्ध जो शब्द है वो ध्यान रखना युव वर्ग ही होता है। ये कई बार हिंदी में भी आपको पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। युवा वर्ग को शिक्षित कर अंग्रेजी सत्ता में अधिक से अधिक आरक्षण, अधिक से अधिक आरक्षण, या फिर इन शॉर्ट में बोलूं तो क्या, नौकरी ठीक है। तो ये दो लक्ष्य इन्होंने क्या कर लिए, निर्धारित कर लिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, हम बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, अलीगढ़ आंदोलन की। अलीगढ़ आंदोलन, दो तीन चार चीजें मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद में उसमें अपन बात करेंगे। देखो एक तो यदि पुनर्जागरण की स्थिति की बात करें ना, तो मुस्लिम समाज में पुनर्जागरण के लिए ये एकमात्र ही आंदोलन था। आंदोलन तो बहुत सारे चलाए गए थे, ठीक है ना, लेकिन पुनर्जागरण की यदि हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग, पुनर्जागरण की बात करें, तो पुनर्जागरण में के संदर्भ में मुस्लिम समाज में एकमात्र आंदोलन है, कौन सा, अलीगढ़ आंदोलन। हम क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में पुनर्जागरण और धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पुनर्जागरण की स्थिति में तो केवल और केवल एक ही आंदोलन बनता है आपका, कौन सा, अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा, अलीगढ़ आंदोलन। ध्यान रखना कि अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो सर सैयद अहमद खां थे। प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। प्रवर्तक कौन है, सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अब देखो मुझे लगता है कि उद्देश्य आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने इतनी बात कर ली तो उद्देश्य आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि ये जो आंदोलन चलाया गया वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ में सहयोग करने के लिए चलाया गया। अंग्रेजी शिक्षा, क्या चीज, अंग्रेजी शिक्षा, या हम बात करें पाश्चात्य शिक्षा की, ठीक है, वो करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर के उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिक से अधिक आरक्षण प्राप्त करना। आगे बात समझ, अंग्रेज, पहला उद्देश्य क्या है, अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में, अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में उभरना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि अंग्रेजों और मुसलमानों के आपसी संबंध ठीक करना चाहते हैं सर सैयद अहमद खां। और दूसरा क्या है कि मुस्लिम युवक को शिक्षित करके अंग्रेजी सत्ता में अधिक से अधिक आरक्षण अर्थात नौकरी दिलाना चाहते हैं। तो यही प्रमुख उद्देश्य थे। आगे बात समझ में क्लियर है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से समाज सुधार आंदोलन का जो है उद्देश्य ब्रिटिश सरकार में उनका राजभक्त बन करके
अधिक से अधिक नौकरियां प्राप्त करना या आरक्षण प्राप्त करना था, तो ध्यान रखना अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन था। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना? तो ये चीज ध्यान रखना कि उद्देश्य क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा, या फिर मैं शब्द लिख दूं पाश्चात्य शिक्षा, का प्रसार कर ब्रिटिश सरकार का सहयोग, ब्रिटिश सरकार का सहयोग। मुस्लिमों को शिक्षित कर अंग्रेज राजभक्त बनाना, राजभक्त बना आरक्षण प्राप्त करना। आ गई बात समझ, क्लियर है ना? तो एक तरीके से हम यदि बात करें सर सैयद अहमद खां की, किसकी बात करें? सर सैयद अहमद खां की। तो सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण राजभक्त थे, पूर्ण राजभक्त थे। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की जो सक्रिय भागीदारी हुई और इसी के कारण सरकार ने उनके दमन की नीति अपनाई थी। और जब उनकी दमन की नीति अपनाई तो इस स्थिति में मुसलमानों की जो स्थितियां थी वो दयनीय हो गई थी। मुसलमानों की स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। और 1870 में हंटर ने अपनी एक पुस्तक, हंटर की पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन मुसलमान। इस इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक में उसने मुसलमानों के प्रति उदार नीति अपनाने और उन्हें सरकार का समर्थक बनाने की सलाह दी थी। एक नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट, कि 1857 के दमनात्मक नीति के बाद दमनात्मक नीति के बाद मुसलमानों की स्थिति दयनीय थी। मुसलमानों की स्थिति दयनीय थी। ठीक है। हंटर ने अपनी पुस्तक, हंटर ने 1870 में अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में
इंडियन मुसलमान में मुसलमानों के प्रति उदार नीति अपनाने वे उन्हें सरकार का समर्थक बनाने की बात कही। ठीक है, कहां पर कही गई थी ये बात? इंडियन मुसलमान। पुस्तक किसकी है? हंटर की। ये बात कब कही? 1870 में। कब कही गई थी? 1870 में ये बात कही गई थी। किसके द्वारा? हंटर के द्वारा। और सरकार ने उनकी सलाह मानी, और सलाह मानने के लिए सबसे बड़ा जो चेहरा था वो कौन था? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। तो इसीलिए सर सैयद अहमद खां को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी सौंप दी गई। किसको? सर अहमद खां को। और इसी कड़ी में सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की। किसकी? अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। और बाद में लगभग 3 साल बाद 1878 ईस्वी में इस अलीगढ़ स्कूल को कॉलेज में रूपांतरित कर दिया गया। और कॉलेज में रूपांतरित करके इसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। बाद में 3 साल बाद में इसी स्कूल को कॉलेज बना दिया गया, और कॉलेज बना करके इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रख दिया गया। और यही चल करके आगे जाकर के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, इससे पूर्व सर सैयद अहमद खान ने 1864 में, कब? 1864 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। और इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया, ताकि मुस्लिम समाज में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सके, उनकी संस्कृति और उनकी चीजों को समझा जा सके। ध्यान रखना, कि मुस्लिम सुधार के प्रयास समझना इस चीज को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1864 की। 1864 सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की।
ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की क्या की, स्थापना की। इस साइंटिफिक सोसाइटी का कार्य क्या है, इसका ध्यान रखना, कार्य में लिख रहा हूं यहां पर। तो अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद कर, उर्दू भाषा में अनुवाद कर पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करना, शिक्षा का प्रचार करना। आ गई बात समझ में? अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद कर पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करना था, कहां, मुस्लिम समाज में, कहां, मुस्लिम समाज में। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? देखिएगा अगली बात कि 1875 ईस्वी में 1875 सर सैयद अहमद खान ने इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, पूछा जाता है कि अलीगढ़ स्कूल की स्थापना कब की गई। अलीगढ़ अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, स्कूल की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखना कि 3 साल बाद, 3 साल बाद इसे 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में कॉलेज बनाकर इसका नाम मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज रख दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, चाहे आपसे ये पूछ लिया जाए कि मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान की। ठीक है, आगे बात समझ में? यही आगे चल करके 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। यही आगे चलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय
ठीक है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो इस अलीगढ़ आंदोलन में यदि हम बात करें तो और भी कई जो लोग थे वो सर सैयद अहमद खां के सहयोगी के रूप में थे, जैसे अल्ताफ हुसैन हाली, डॉक्टर नजीर अहमद, चिराग अली, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो कंधे से कंधा मिला करके सर सैयद अहमद खां के साथ में चल रहे थे। ठीक है ना, ध्यान रखना कि सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। देखिएगा, तहजीब उल अखलाक, देखो तहजीब उल अखलाक, एक तो इसका शाब्दिक अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है सभ्यता और नैतिकता। शाब्दिक अर्थ क्या है? सभ्यता और नैतिकता। और नैतिकता, ध्यान रखना कि सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने हेतु इस पत्रिका का प्रकाशन किया। पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं अलीगढ़ आंदोलन के अन्य नेता। अलीगढ़ आंदोलन के अन्य नेता। अल्ताफ हुसैन हाली, डॉक्टर नजीर अहमद, चिराग अली। ठीक है, नवाब मोहसिन उल मुल्क, उल मुल्क। ठीक है ना,
ये अलीगढ़ आंदोलन में और भी विशेष नेता जुड़े हुए थे। कौन कौन? अल्ताफ हुसैन अली, डॉक्टर नजीर अहमद, चिराग अली और नवाब मोहसिन उल मुल्क। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो एक तो तहजीब उल अखलाक, कई जगह आपको तहजीब अल भी शब्द मिलता है लेकिन तहजीब अल नहीं है, ठीक है ना, तहजीब उल है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का विशेष रूप से। और इस अलीगढ़ आंदोलन में विशेष रूप से इस्लाम धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने और पूर्व पीर और मुरीद, पीर का मतलब क्या है? गुरु, मुरीद का मतलब शिष्य, ठीक है ना, पीर मुरीद इस प्रथा को समाप्त करने की वकालत की गई थी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना कि सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियां या कुरीतियों को समाप्त करने वे पीर मुरीद, पीर का मतलब देखो गुरु, मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य। पीर का मतलब क्या है? गुरु, और मुरीद का मतलब क्या है? शिष्य। ध्यान रखना है ना, पीर मुरीद प्रथा को समाप्त करने की बात कही, समाप्त करने की बात कही, ठीक है। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि अलीगढ़ आंदोलन में विशेष बात क्या थी? पीर मुरीद प्रथा को समाप्त करना चाह रहे थे। आगे बात समझिए, मुस्लिम में उदार विचारों के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 1886 में मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1886 में उदार विचारों के प्रसार के लिए, क्योंकि ये जो अब तक की जो प्रथाएं जो थी, इन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते थे। पीर मुरीद, गुरु और शिष्य का जो सबसे प्रमुख जो शिष्य जो नाता था, इस नाते को भी समाप्त करने की बात उन्होंने कही। और इसी के लिए उदार विचारों के प्रसार के लिए 1886 में मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की इनके द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि अपने उदार विचारधारा का प्रचार प्रसार करने हेतु, उदार विचारधारा का प्रचार प्रसार करने हेतु 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और इस राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई
हालांकि राष्ट्रीय शब्द बाद में जोड़ा गया था, ध्यान रखना इस बात का भी। तो जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी, एओ ह्यूम के द्वारा, भारत के सबसे बड़े समर्थक व्यक्ति के रूप में थे एओ ह्यूम। भारतीय युवा वर्ग में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा जो उत्पन्न हो रही थी, इसी विचारधारा को एक समुचित दिशा देने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। बहुत बड़ा जो है निर्णय था उनका। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात आती है, मैं केवल यही कहूं कि कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी, इस कांग्रेस की स्थापना जब करी और इसका जो तीसरा अधिवेशन हुआ, इस तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 के अधिवेशन की उन्होंने क्या की थी? कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। जब बदरुद्दीन तैयब जी को राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में जब चुना गया, तो सर सैयद अहमद खान ने उनका क्या किया था? विरोध किया था। अब विरोध करने के पीछे दो मानसिकताएं देखो। अब क्योंकि थोड़ी सी जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, इन प्रामाणिक पुस्तकों में थोड़ी सी दो चीजें अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलती है। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ऐसा सोचते थे कि ये जो कांग्रेस है, ये एक तो अंग्रेजों की विरोधी संस्था है और दूसरी ये केवल और केवल हिंदूवादी संस्था है। इसमें यदि मुस्लिम हो भी जाएंगे तो भी कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी की भी उन्होंने क्या किए थे? इसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद में बनारस के राजा थे जिनका नाम था शिव प्रसाद। इन शिव प्रसाद के साथ में मिलकर के 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पॉलिटिक एसोसिएशन, अर्थात हिंदी में मैं बोलूं तो संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की उन्होंने क्या की थी? स्थापना की। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा, सुनिएगा कि 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन वस्तुतः मद्रास में हुआ था ये, ठीक है ना? कहां पर? मद्रास की अध्यक्षता हेतु बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। तो सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। सैयद अहमद खान ने विरोध किया। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लगा रहा हूं कि तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध करने हेतु
बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ में मिलकर यूनाइटेड इंडिया पोएट्रिक एसोसिएशन की स्थापना की। एसोसिएशन, या फिर मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, राजभक्त सभा, ठीक है, की स्थापना की। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि यूनाइटेड इंडिया पोएट्रिक एसोसिएशन, है ना, यूनाइटेड इंडियन पोएट्रिक होगा, पोएट्रिक, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ गए। तो ये कांग्रेस का विरोध करने के लिए बनाई गई थी, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रारंभ में जो सर सैयद अहमद खां थे, वो जो थे वो राष्ट्रभक्त मुस्लिम थे, और इसीलिए उन्होंने एक कथन कहा था, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। प्रारंभिक समय में सर सैयद अहमद खान जो है राष्ट्रभक्त मुस्लिम हुआ करते थे, और इसलिए उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। 1888 ईस्वी में मेरठ में एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं अपितु विरोधी राष्ट्र है। ये बात भी किसके द्वारा कही गई थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और 1893 में केवल मुसलमानों के लिए उन्होंने उत्तर भारत की मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल रक्षा सभा, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल रक्षा सभा की स्थापना की, ताकि मुसलमान जो है वो राजनीतिक जीवन से दूर रहे और भारत में अंग्रेजी राज्य का क्या करें? समर्थन करें। अंग्रेजी राज्य का क्या करें? समर्थन करें। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा कि 1893 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने केवल मुसलमानों हेतु उत्तर भारत की मुस्लिम
एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम, एंग्लो ओरिएंटल रक्षा सभा, रक्षा सभा की स्थापना की। ताकि मुसलमान भारतीय राजनीति से दूर रहें, भारतीय राजनीति से दूर रहें, तथा भारत में अंग्रेजी राज्य का, भारत में अंग्रेजी राज्य का समर्थन करें। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक बात थी। एक तरीके से ये राष्ट्रद्रोह वाली भावना आ गई थी। अंग्रेजों के जो है चाटुकारिता वाली जो स्थितियां यहां पर आ गई थी। सर सैयद अहमद खां के दिमाग में, विचारों में ये हृदय परिवर्तन था एक तरीके से। देखिएगा, एक मैं 2 नोट लगा रहा हूं, नोट कि प्रारंभ में सैयद अहमद खां राष्ट्रवादी मुसलमान थे। उनका कथन देखिए, कथन क्या है कि हिंदू व मुस्लिम, हिंदू व मुस्लिम एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। ये बात कही उन्होंने, क्या कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक ही दुल्हन की 2 आंखें हैं। हिंदू और मुसलमान, है ना, हिंदू है मुसलमान में लिख दो शब्द। ठीक है, हिंदू और मुसलमान जो है एक ही दुल्हन की क्या है, 2 आंखें। ठीक है ना। लेकिन इसके विरोध में एक और देखो कि 1888 में, 1888 ईस्वी में मेरठ में एक भाषण के दौरान कहा कि ये 2 स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार से इन अंग्रेजों ने हम भारतीय भाइयों को आपस में लड़ाया और किस प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीति का क्या किया गया, अनुसरण किया गया। ठीक है ना। तो देखो, इतने ही समय बाद में इन्होंने क्या कहा मेरठ में, कहा हिंदू और मुसलमान न केवल 2 राष्ट्र अपितु विरोधी राष्ट्र है। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान न केवल राष्ट्र हैं, अलग राष्ट्र हैं,
अपितु विरोधी राष्ट्र है, विरोधी राष्ट्र है। ये इस प्रकार का जो है कथन कहा गया किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें कही गई किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। एक चीज और याद रखना कि सर सैयद अहमद ने जाम ए जाम नामक पुस्तिका लिखी थी और इस पुस्तिका में उन्होंने मुगल वंश के लगभग 17 बादशाहों का वर्णन किया, जो कि बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक का वर्णन उसमें मिलता है। जाम ए जाम, जाम ए जाम। ध्यान रखना कि सर सैयद अहमद खां द्वारा, सर सैयद अहमद खां द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें बाबर से लेकर बहादुर शाह तक के 17 मुगल बादशाहों का, 17 मुगल बादशाहों का वर्णन मिलता है। अगर भाई समझ में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये चीज ध्यान रखना कि जाम ए जाम क्या है? सर सैयद अहमद खान द्वारा रचित ग्रंथ है। उसमें बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक के जो है 17 मुगल बादशाहों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। एक ग्रंथ केवल ऐसे ध्यान रखना, असर उस सनादीद, असर उस सनादीद। इसमें पुरातत्व की दृष्टि से दिल्ली के जो भग्नावशेष हैं उन भग्नावशेषों का उल्लेख मिलता है। कहाँ? असर उस सनादीद में। एक याद रखना कि सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों की दृष्टि से मुसलमान समुदाय की छवि सुधारने के लिए एक रचना की थी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है ना? आगे बात समझ क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, देखो विशेष बात कि ये जो प्रमुख जो नेता थे ना, जो सहयोगी थे, उन्हें क्या कहा जाता था? अलीगढ़ समूह कहा जाता था। याद रखना, क्या? अलीगढ़ समूह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलीगढ़ समूह कहा जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में। असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत। ठीक है ना? ध्यान रखना क्या है? असबाब ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद, ए हिंद। की रचना
सैयद अहमद खान द्वारा, सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है, अगली बात समझे, किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। क्यों की गई थी? तो मुस्लिम समुदाय की छवि सुधारने के लिए, अंग्रेजों का प्रिय बनने हेतु। ध्यान रखना कि अंग्रेजों का प्रिय वे समर्थक की छवि बनाने हेतु, की छवि बनाने हेतु। चलिए, तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अलीगढ़ आंदोलन की हम लोगों ने चर्चा कर ली। कुछ छोटे मोटे और थोड़े से आंदोलन है, उसकी चर्चा हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशी आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।